हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। ये हमारा 8th लेक्चर है। 7 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं पहले ही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेन कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, और हमारे यूजुअल लेक्चर से ये थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि आज मैं आपको डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी इन डिटेल समझाऊंगा, देन उसके एमसीक्यूज करवाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको डीपीएसपी समझाऊंगा इन डिटेल। ठीक है, शॉर्ट और क्रिस्प में जो आपको माइंड मैप्स के थ्रू समझाया जाएगा कि कौन से आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से छोड़ने की भी इतना लेंथी है, सबको याद नहीं होते और सब सारा का सारा आपको याद करने की ज़रूरत है भी नहीं। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 बजे हिस्ट्री की क्लास आप लोगों ने देख ही ली होगी, एंड 7 बजे पॉलिटी की क्लास चल रही है, एंड 9 बजे इकोनॉमिक्स के सेशन। आज इकोनॉमिक्स में हम लोग फिस्कल पॉलिसी देखेंगे। ठीक है, कल हमने क्या देखी थी, मॉनेटरी पॉलिसी। आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी, उसके टूल्स, ठीक है, उसके टाइप्स, देन उसके एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो सीरीज। ओके, आप ये समझ लो कि दोबारा से आपको, जैसे आज इस लेक्चर में डीपीएसपी दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे याद करवा दूंगा। और मॉनेटरी पॉलिसी वाली कल आपने लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए। देन आज हम लोग फिस्कल पॉलिसी के क्वेश्चंस करेंगे और फिस्कल पॉलिसी भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, हर एक लेक्चर की पीडीएफ, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, शानॉलेज बैंक। इसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स और शॉर्ट ट्रिक्स की रील्स, ये हमारे इंस्टाग्राम पे आप मिल जाएंगी, वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्योर्ड इन प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल राइट्स, या फिर 7th शेड्यूल। ठीक है, तो ये किसमें है, हमारे वेलफेयर स्टेट की बात किसमें की जाती है, जिसमें हमारी सेंट्रल स्टेट प्लस स्टेट प्लस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तीनों मिलके वेलफेयर का काम करते हैं। वो कौन सा है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये माइंड में रख के ही ये पॉलिसीज और लॉ बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए डीपीएसपी क्या चीज़ है और किस आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में लाई करता है, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। ऑलराइट, और ये जो है ये हमने बोरो किया हुआ है आयरलैंड से। ठीक है, और ये डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये एज अ डायरेक्टिव्स काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए कि आप लोगों ने कैसे लॉ एंड पॉलिसीज बनानी है। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं ये हमारी काइंड ऑफ डायरेक्टिव्स हैं जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक डायरेक्शन देती है कि आपको किस तरीके से और किस वे में लॉ बनाने हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। ये 3 टाइप के होते हैं। एक आता है अपने पास गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल। लास्ट वन आ जाते हैं हमारे पास लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये 3 तरह के हमारे पास होते हैं प्रिंसिपल, जिनके हमने ये डिवाइड कर रखा है ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो गांधीयन प्रिंसिपल आपको इजीली समझ आ रही होगी, जो गांधीयन आइडियोलॉजी से हो। ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पे गांधीयन आइडियोलॉजी से बने हुए हैं उन आर्टिकल्स को हमने डाल दिया गांधीयन प्रिंसिपल में। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, लाइक आर्टिकल 40, ये किसके लिए बात करता है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ताकि यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो पावर अथॉरिटी बन सके गांव में थ्रू पंचायत। ठीक है, ये था आर्टिकल 40। देन हमारे पास आता है आर्टिकल 43, ये बात करता है प्रमोट करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री में। ठीक है, जो रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट किया जाए, ये 43। देन हमारे पास 43B, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद कॉर्पोरेट सोसाइटीज। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कॉर्पोरेट सोसाइटीज। जितने भी गांधी जी के आइडियोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल आपको लगे कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा गांधी जी सोचते थे, तो वो किस में आएंगे, गांधीयन आइडियोलॉजी में। ठीक है, आर्टिकल 46 हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर एससी एंड एसटी और अदर वीकर सेक्शंस के लिए, ताकि उनकी जो सोशल जस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये हमारा आर्टिकल 46 कहता है। ठीक,
हमने क्या पढ़ा, 40 आर्टिकल किसके लिए है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। देन हमने पढ़ा 43, ये वो किसके लिए था, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। देन हमने पढ़ा 43B, ये किसके लिए था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए था। देन हमने पढ़ा 46, ये किसके लिए था, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और उनकी जो इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ होता है उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है अंदर आर्टिकल 46। नेक्स्ट वन इज हमारे पास आ जाता है 47। ये क्या बोलता है, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। जो भी हमारी हेल्थ के लिए इंजुरियस होगा चीज, वो उसको प्रोहिबिट करता है। कौन सा आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 47। ठीक है, ये आर्टिकल 47 हो गया। देन लास्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 48। इसमें क्या किया गया है, स्लॉटर ऑफ काउ, कॉल्व्स एंड अदर मिल्च। ठीक है, ताकि जो कैटल की ब्रीड्स हैं उनको हम इंप्रूव कर सकें और जो कैटल की कमियां हैं वो पूरी कर सकें, इसलिए गाय को मारना या फिर और किसी को मारना आर्टिकल 48 में प्रोहिबिट किया जाता है। ये थे हमारे गांधीयन प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जिसको हम लोग नेहरूवियन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, जो नेहरू जी की आइडियोलॉजी बेस्ड होते हैं उनको हम नेहरूवियन प्रिंसिपल कहते हैं। और अभी हमने लास्ट में पढ़े क्या, गांधीयन आइडियोलॉजी के रिलेटेड थे जो वो कौन कौन सा आर्टिकल था, दैट इज आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B। ओके, आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। देन आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री। आर्टिकल 343B, ये किसके बारे में बात करता है, दैट इज आर्टिकल ये अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, टू डेवलप एंड प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 3B, आर्टिकल 3A सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट। ठीक, लास्ट वन हमारे पास आते हैं लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है सोशलिस्ट में, दैट इज आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ये किस में आए थे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। लिबरल वाले में कौन कौन से आते हैं, दैट इज 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। 44 से लगातार कहां तक, 46 को छोड़ के, ठीक, 46 और 47 को छोड़ के ये सब हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो कि बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, और उसके बाद नेहरूवियन वाले जो हैं ये किस पे बात करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस टू स्टेट्स। ऑलराइट, अब मैं आपको आगे दिखाता हूं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, होल, चाहे गांधीयन प्रिंसिपल के हों, चाहे लिबरल के हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल के हों, तीनों के तीनों ही मैं आपको, सोशलिस्ट के भी हों, उनमें से तीनों के तीनों में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल आपने याद रखने हैं। दैट्स इट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये 4-5, बाकी आपने कोई इतना याद नहीं रखना है, जस्ट गो थ्रू हो जाना, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 38, वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, वेलफेयर होगा किसके लिए, जो जस्टिस होगा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और मिनिमाइज की जाएंगी क्या, इनइक्वालिटीज, चाहे इनकम स्टेटस की हो, फैसिलिटीज की हो, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज की हो, या कोई और अपॉर्चुनिटी हो, उनमें क्या है, वेलफेयर दिया जाएगा लोगों को। दैट इज आर्टिकल 38। नाउ आर्टिकल 40 मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। 41, टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ऑलराइट, नेक्स्ट 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 40 एंड आर्टिकल 44 आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 46, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर सेक्शंस। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये गांधीयन प्रिंसिपल का आता है ये। आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51, आर्टिकल 50, आर्टिकल 44, आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 40, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो जुबान पे होना चाहिए, ऑन द टिप होना चाहिए। ठीक है, तो 51 क्या बात करता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योर इट। हमारा इंडिया पूरी दुनिया में ऐसी पहली कंट्री है जिसने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक फुल फ्लेज्ड आर्टिकल दिया है। ठीक है, किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए आर्टिकल नहीं है, हमारे इंडिया में है, दैट इज आर्टिकल 51। याद रखिएगा, ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसी के साथ आपका डीपीएसपी आपको आई होप तो समझ आ गया होगा। आगे के जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से, तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी या फिर नन ऑफ द अबव, दैट इज फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर गांधीयन आइडियोलॉजीज, दैट इज आर्टिकल 40। याद रखिएगा ये, ठीक। नेक्स्ट, organization of village panchayat is based on socialist principle, that is Nehruvian model, Gandhian
या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो विलेज पंचायत का किसका था? गांधी जी। गांव से कौन जुड़े थे? गांधी जी। तो विलेज का किसका होगा? पंचायत का गांधी जी। ऑल राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स? याद रखो आर्टिकल कौन सा था, अभी मैंने लास्ट में बताया, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 डी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 40। ऑल राइट, नेक्स्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट? ठीक है, इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। बिल्कुल सही है, अब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, फंडामेंटल राइट्स, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स। याद रखना ये सारे, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारी मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप सारे के सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड? ये याद रखना, नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल। नेहरूविन प्रिंसिपल पे कौन सा वाला बेस्ड नहीं है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड ऑल, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर प्रिवेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कौन सा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये नेहरू सोशलिस्ट का नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 44 ये लिबरल है। मैंने आपको बताया था ना, 44 से लेके 46 एंड 47 को छोड़ दो, 46 एंड 47 को छोड़ दो, 44 से लगातार 45 एंड देन उसके बाद 48, 49, 50, 51, ये सारे किसके हैं? लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, याद रखिएगा। ठीक, 46, 47 को छोड़ के 44 से लगातार 51 तक ये किस में आते हैं? लिबरल प्रिंसिपल में आते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में? आर्टिकल 44 किस में आ गया? लिबरल में। तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द पार्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, पार्ट 4, 4A, 5 या 6? ठीक है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक्सप्लेनेशन इसका भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई भी पीडीएफ के हम चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी वहां पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 44 अभी हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 48, पहली बात तो हमारे पास यही बचा, लास्ट ऑप्शन तो यही होगा, बट आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 48 है क्या। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस में? मैंने आपको बताया था आर्टिकल 50 में है ये। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस में? आर्टिकल 50 में है। तो आर्टिकल 48 में क्या है? आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है? दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, 48 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, बताइए, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ कंट्री, गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस एडवांस स्टेट्स। तो ये देखिए, ये तो अपना फंडामेंटल राइट्स आ गया, इसका तो ऑप्शन गया। तो फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन अंडर आर्टिकल 45, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, आर्टिकल 45 में क्या बोला गया है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द कंट्री, कब तक? टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये चीज याद रखिएगा, टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल तक प्राइमरी एजुकेशन आपको फ्री और कंपल्सरी मिलेगी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? ठीक है, मैंने जब समझाया था आपको डीपीएसपी तो डिटेल में समझाई थी आपको कि कौन सा आर्टिकल है जो सिर्फ इंडिया ऐसी इकलौती कंट्री है। ठीक है, ऐसी इकलौती कंट्री है जिसने अपने फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड आर्टिकल रखा हुआ है। तो आर्टिकल 369, आर्टिकल 312, आर्टिकल 60 या फिर आर्टिकल 51? तो दैट इज आर्टिकल 51। ठीक है, ओके, आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 बताता है प्रमोट एंड मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। याद रखिएगा, ये इंडिया पहली सिर्फ और सिर्फ ऐसी ओनली कंट्री है जिसने इंटरनेशनल पीस हार्मनी के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल रखा हुआ है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? ठीक है, दे एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल सही बात है। दे आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, बिल्कुल सही बात है। जे आर नॉन जस्टिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है, जस्टिबल नहीं ये। तो डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एडजॉइंड बाय, मैंने आपको बताया आर्टिकल किस में आता है ये? आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस के लिए, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, उसकी गवर्नेंस के लिए कौन से फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों हैं, कौन से हैं? दैट इज ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन 14, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज द वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो ये इसका सही आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब देखिए अंडर आर्टिकल 39C इसमें क्या कहा गया है? द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। याद रखिए किस में कहा गया ये? आर्टिकल 39C में। Hence, concentration of wealth infringe directive principle of state policies. Last question. The concept of welfare state is found in the Indian Constitution in welfare state. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल राइट्स। तो दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी पॉलिटी की डिस्कशन। होप सो आपके लिए ये फ्रूटफुल रही होगी। तो डेली आपसे ऐसे ही आपके लिए एमसीक्यूज आएंगे। पहले मैं आपको एक फुल फ्लेज टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।